हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good afternoon, namaskar, good morning, sorry. Good morning guys, am I audible? ओके, चलिए ठीक है। प्रीति जी, आई एम वेरी गुड। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरी नमस्कार चमत्कार को स्वीकार करिएगा और आगे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नैन्सी जी। अब हम देख लेते हैं, मैंने कल आपको थोड़ा सा ये बताया था किस तरीके से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं। पार्ट 2 थोड़ा सा बैकग्राउंड को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है हम देख रहे थे, मैंने आपको इनके बारे में बैकग्राउंड में बताया था। 3 फेज के अंतर्गत हम देखते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने देखा था और इससे जुड़े हुए व्यक्ति क्या हैं, तो वहाँ से हमें देखने को मिलेगा 2 व्यक्ति आते हैं जहाँ पर फ्री हिंदुस्तान नाम का एक न्यूज़पेपर लगाया जाता स्टार्ट किया जाता है। गुड मॉर्निंग नयन जी।
और ये फ्री हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास है, और सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथपुरी के द्वारा शुरू किया जाता है। थोड़ा सा हमने इनके बारे में जाना था, ठीक है, हालांकि इतना हमें नहीं जाना, बट ये एक्चुअली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके आते हैं, ठीक है। और आगे चलकर ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू रिलेटेड टू द जो आपको देखने को मिलेंगी वो गदर मूवमेंट से कनेक्ट करके हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गदर मूवमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑल दीज टू पर्सन्स आर गोइंग टू कनेक्टेड विद द गदर मूवमेंट। तो ये तारकनाथ दास, ठीक है, इनको याद रखिएगा, थोड़ा सा इनका न्यूज़पेपर वगैरह इस तरीके से हमने देखा था, ठीक है। ये बाकी मैंने बीच में आपको बोला था कि इनको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो बात हमारी आती है कि गदर मूवमेंट्स, हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका, थोड़ा सा अंग्रेजी नाम आपको देखने मिलेगा। गुड मॉर्निंग शिवानी जी, शिवांगी जी। और दूसरा हम देखेंगे इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में होता है, और हिंदुस्तान गदर नाम की न्यूज़पेपर निकालते हैं, और इनकी भाषा जो है वो होती है आपकी पंजाबी, उर्दू, मराठी। हमने ये भी देखा था इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है 1857 जैसी क्रांति को स्टार्ट करना, या 1857 की क्रांति को मेमोराइज करना, ठीक है। तो बाद में जाकर क्या होता है, ये मूवमेंट, ये जो है उनकी मैगजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फेमस हो जाता है। तो गदर मच जाती है, ठीक है, सीधी सी बात है। और इसी के बाद आगे चलकर एक मूवी बनती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। और हमने इस तरीके से देखने की कोशिश की थी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम जो जाने वाले हैं वो है आपका दो खास जगह पर। बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वर्ल्ड वॉर भी आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, हम देखेंगे 1914 के आसपास, अभी थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे गदर मूवमेंट भी चल रहा है, और दूसरी कुछ इंसिडेंट भी हो रहे हैं जिसकी वजह से ये गदर और मच रही है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि ये गदर मूवमेंट है या गदर जो घटना हो रही है, ठीक है, उसके पीछे जो है वर्ल्ड वॉर का कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। गदर, गुड मॉर्निंग निगम साहब। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा, और इसी वजह से कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट्स भी बनाई जा रही हैं। तो थोड़ा दो तीन चीजें कनेक्ट हो रही हैं, मैं उसको इस तरीके से जोड़कर देखता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1914 से 18 के बीच में चल रहा है, करेक्ट है, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड वॉर जो है उसमें आपकी दो पार्टीज देखने को मिलेंगी। तो ब्रिटेन है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ आप समझ लीजिए अभी जर्मनी है, ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। और द पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट, ठीक है। जैसे गदर की बात करें तो गदर मूवमेंट्स या जो क्रांतिकारी हैं या जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड पीपल्स हैं, दे आर गोइंग टू सपोर्ट दिस जर्मनी, ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे इस जर्मनी को, और ये कहेंगे कि ब्रिटेन को जो है वो हराया जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, और वो भी कुछ ऐसा मूवमेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये घटना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कहानी इस तरह से होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि इस गदर में एक और गदर मच जाती है, वो है आपका कोमागाता मारू इंसिडेंट। वो घटना क्या है, वो घटना ये है कि गदर वाले जो लोग हैं वो अपना जो घटना शुरू करने वाले हैं उसमें ये वाली जो घटना है वो एक तरीके से आग में घी का काम करेगी। मतलब द पीपल आर गोइंग टू हर्ट बाय दिस काइंड ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है। इसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी, 20 से 22 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, और ये सब ब्रिटिश की वजह से होते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी और गदर मच जाने वाली है। तो इंसिडेंट थोड़े से कनेक्टेड हैं और उनको थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए तो अब देखो, अब इसको थोड़ा हम सीक्वेंसली नहीं समझ सकते। 1914 में ऐसा हो रहा है, 18 तक ये चलेगा, ठीक है। बीच में 1914 में गदर भी मच रही है, दैट मींस, ठीक है, 1913 के आसपास ये गदर का फाउंडेशन रखा जा रहा है। 14 में कोमागाता मारू होगा, ठीक है। 1950 में आपकी गवर्नमेंट बनेगी, और वो है इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट किसकी बन रही है, मैंने आपको बताया जर्मनी की मदद से। अभी पीछे हमने देखा था जर्मनी की मदद से राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला जो है वो एक गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखते हैं। तो 1915 में ये हुआ। तो ये सीक्वेंस थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहां पर चल रही है, लेकिन इसी के पैरेलली में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कुछ करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा 1916 के आसपास देखने की कोशिश करेंगे। तो ये इंसिडेंट थोड़ा सा कनेक्टेड है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। तो बढ़ते हैं कोमागाता मारो इंसिडेंट की ओर। कोमागाता मारो है क्या? तो कोमागाता मारो सबसे पहले तो एक एक्चुअली इस पर एक यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कोमागाता मारो है क्या। एक जलेबी है, एक आपकी मिसाइल है, एक या कह सकते हैं शिप है, या एक बंदूक है, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन बन जाता है। जब आपको नहीं पता होता तो कुछ भी बना जा सकता है। तो नाम से क्या आ रहा है समझ में, ठीक है। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो कोमागाता मारो इज नथिंग बट दैट इज ए शिप, एक जैपनीज शिप होता है। थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, एक जापानी टाइप से नाम देखने को मिलेगा।
और कोमागाता मारो एपिसोड वाज ए कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द एंट्री ऑफ द इंडियंस इन द कनाडा। ठीक है, अब देखिए भारतीय लोगों को कनाडा में प्रवेश करने से रोका जाएगा, उससे रिलेटेड ये इंसिडेंट है, उससे रिलेटेड ये घटना है। पहली बात ये समझ में आई। ठीक है, अब क्यों होता है, क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखने की बात करते हैं। ठीक है, तो कोमागाता मारो इंसिडेंट इन्वॉल्व द जापानीज स्टीम शिप। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक जापानी शिप होता है जिसे एक गुरुदत्त करके एक व्यक्ति होते हैं, वो एक सिख कम्युनिटी से आते हैं और एक सिख कम्युनिटीज के व्यक्ति जो हैं वो इसको रेंट पर ले लेते हैं और वहां से इंडियंस लोग जो हैं वो जाते हैं कहाँ की ओर, आपके वैंकूवर, और ये वैंकूवर दैट इज इन द कनाडा। ठीक है, अभी हम मैप में थ्रू और देख लेंगे। तो इंडियंस पीपल आर माइग्रेटेड फ्रॉम द इंडिया टू द कनाडा। ठीक है, और ये सिंगापुर, ये जापान वगैरह होते हुए, ये पैसिफिक ओशन होते हुए ये कनाडा की ओर जाते हैं और ये कनाडा के वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न अमेरिका के पश्चिमी वाले भाग में ये लोग माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहां पर आप देखेंगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हैं इस समय काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस, इन सारी घटनाओं की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वहां पर एक फोन घुमा देती है कि इन लोगों को एंट्री ना दी जाए। तो 370 लोग होते हैं कुछ, लेकिन 370 में से कुछ लोगों को एंट्री दे दी जाती है, बाकी लोगों को बोला जाता है कि भैया नहीं, तुम्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह को अप्रैल 1914 में प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और इनको प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फोन घुमा देती है इंडिया से, हम ऐसा कह सकते हैं, और उस घटना के बाद जो है इनको एंट्री नहीं भी दी जाती है और काफी लंबे समय, लगभग कह सकते हैं 1 से 2 महीने तक जो है इनको कनाडा के पोर्ट के बाहर ही रोक दिया जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ये कनाडा का पोर्ट है और ये यहाँ पर इनको रोक दिया जाता है। ठीक है, 2 महीने, 1 महीना 2 महीना हो जाता है, इनके पास इनकी रसद भी खत्म हो जाती है। रसद मतलब जो खाने पीने की सामग्री है, और इनको कुछ सप्लाई भी नहीं दी जाती है। तो यहां पर क्या हो जाता है और इनको फोर्सफुली वापस क्या किया जाता है, बोला जाता है आप जाइए वापस इंडिया। अब इंडिया वापस जाने के लिए बोला जाता है कनाडियन अथॉरिटीज टर्न्स देम बैक आफ्टर अ मंथ ऑफ द अनसर्टेनिटी। मतलब वहां के जो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर्स हैं वो उनको अलाउ नहीं करते हैं कनाडा में अलाउ नहीं किया है और उनको बोला जाता है कि आप फोर्सफुली, दैट मीन्स कि इनको दबाव बनाया जाता है कि आप वापस जाइए, और इस तरीके से वो वापस आते हैं। वापस कहां आएंगे, वापस आएंगे कैलकाटा जो बजबज एयरपोर्ट है जिसको हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, और जहाज जो है वापस आ जाता है अप्रैल से। आप देख लीजिए अप्रैल का इंसिडेंट था और ये अप्रैल से जो है वो सितंबर की बात होती है। तो अप्रैल से सितंबर का समय आप लगा लीजिए कितना बड़ा अनिश्चित वाला समय है। और यहाँ पर जो है अप्रैल से सितंबर के बीच में ये शिप के लोग जो हैं वो बड़ी ही वी कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। सीधी सी बात है, आप ऐसा समझ लीजिए, आज के सिनेरियो से कंपेयर कर लीजिए। आप लॉकडाउन में आप सब लोगों का क्या हाल हो रहा होगा मैं भी समझ सकता हूं। ठीक है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए द पीपल आर गोइंग टू लॉक डाउन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशंस। ठीक है, इन सच कंडीशंस शिप इज लैंडेड, शिप इज एंकर्ड एट द कैलकाटा इन 29 सितंबर। 29 सितंबर को जो है 1914 में ये शिप वापस आ जाता है। शिप वापस आ जाता है तो यहाँ की जो पुलिस है, दैट मीन्स कैलकाटा की, वो क्या करती है, वहां उनके लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। और लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दे आर इन्वॉल्विंग इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, एक तो इनको एंट्री वहां पर कनाडा में क्यों नहीं किया गया, एंट्री कनाडा में इसलिए नहीं किया करने दिया गया क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज ए काइंड ऑफ द सिचुएशन दैट शुड बी रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि दीज पीपल आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये लोग जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और गदर, या कह सकते हैं ऐसी गदर मचा सकते हैं। और ये गदर मचा देंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। यदि मान के चलिए 1857 का इंसिडेंट हो गया तो फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक छोटी सी झड़प होती है, दैट मीन्स ठीक है, लेकिन छोटी सी झड़प में बड़े बड़े लोग निपट जाते हैं। दैट मीन्स 20 से 22 लोग। ठीक है, एक्चुअली जो कई बुक्स में 75 देखने को मिलता है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, आपको पता ही होगा सरकारी आंकड़े थोड़े कम बताए जाते हैं, तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20 से 22 लोग खत्म हुए, लेकिन जो वास्तविक संख्या है वो 75 के आसपास जो है यहाँ पर आपको डेथ देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ठीक है, और गोलियां वोलियां चल जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये घटना बड़ी ही हृदय विदारक घटना हो जाती। अब ये हृदय विदारक घटना जो है वो कलकत्ता के बजबज आपके पोर्ट पर देखने को मिलती है। तो ये कोमागाता मारो इंसिडेंट के नाम से हिस्ट्री में आपका जाना जाता है।
अब ये कोमागाता मारो इंसिडेंट होता तो है और कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, ठीक है, इस तरीके से काम करती। बाद में फिर ये माफियों का दौर भी चलता रहता है, ठीक है, और कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो अपनी उस मेमोरीज या याद में जो है 1914 के आसपास एक डाक टिकट भी जारी किया जाता है। ये आपके जो है जो गुरदीप सिंह है जो उनके लीडर होते हैं, जो जो ये शिप जो है वो रेंट पर लेते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, और ये शिप जो है लेकर चलते हैं। 370 लगभग इंडियंस होते हैं, जिसमें सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं और बाकी लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। तो ये वहां से रिलेटेड है और ये कनाडा के द्वारा जारी किया गया डाक टिकट है, दैट इज द मेमोरी। तो वी कैन से दैट कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है आज की भारतीय गवर्नमेंट को भी एक तरीके से सलाम करने की कोशिश करती है कि भैया कि हमसे गलती हो गई है, ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है। आपने पीछे अभी आगे हम देखेंगे जलियांवाला इंसिडेंट। तो जलियांवाला इंसिडेंट के दौरान भी जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है इसको लेकर अपनी बात कहती है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं, ठीक है। आज की गवर्नमेंट जो है रिलेशंस बनाने के लिए अच्छा, तो इस तरीके से माफीनामा का दौर चलता रहता है। तो इंसिडेंट्स ऑफ द कोमागाता मारो दैट इज रिलेटेड टू द शिप इंसिडेंट्स, और गुरदीप सिंह जो है वो उनके लीडर होते हैं। इन्हीं को गिरफ्तार करने के चक्कर में गोलियां चल जाती हैं, ठीक है। गोलियां चल जाती हैं तो आपके वास्तविक रूप से 75 लोग मारे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 20-22 लोग सरकारी आंकड़ों में बताते हैं। ये इंसिडेंट जो इतनी ज्यादा है हृदय विदारक होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रांतिकारी घटनाएं जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस इंसिडेंट इज फायर अप द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। और ये मुख्यतः इस समय जो है वो अमेरिका में चल रही है, नॉर्थ अमेरिका की यदि हम बात करें तो अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में ये आपको देखने को मिलेगी। दैट इज जो कंटिनेंट्स हम देखेंगे कनाडा। तो मोटे तौर पर ये घटनाएं जो है आपको देखने को मिल रही हैं, और ये घटनाएं जो हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों से इन्वॉल्व हुई। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये इंडिया, ये कैलकाटा वाला पार्ट है, ये सिंगापुर, ये मैंने रखा हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ से होकर ये वैंकूवर, ये वाला पार्ट है कनाडा के पश्चिमी भाग में, ठीक है। और ये अमेरिका के इस वाले सेक्शंस में भी हम देखेंगे, यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ गतिविधियां क्रांतिकारियों से रिलेटेड है। दिस इज द पिक्चर दैट शुड बी रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट। ये एक शिप है, वही शिप जिसका नाम है कोमागाता मारो। लोग चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, और आप देख लीजिए किस तरीके से लोग आए होंगे, गए होंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाता है, एक आपका दैट मीन्स कि जब ये घटना लोगों को पता चलती है तो लोग जो है वो इस घटना के प्रति अपना दुख जाहिर करते हैं। और ये हैं वो लोग, ये गुरदीप सिंह, ठीक है। और ये काफी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने देख सारे कोट पहने हुए हैं, ठीक है। मोटे तौर पर आप समझने की कोशिश करिए। ऑल दीज पीपल आर दैट मीन्स, ठीक है, गोइंग टूवर्ड्स द कनाडा, और ये वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। आगे चलकर शायद इस पर कोई अपने हमारे अक्षय कुमार श्री 1008, ठीक है, कनाडा के नागरिक हैं, और वो शायद इस पर एक मूवी बना दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। सरदार जी बन जाएंगे और ये इस तरीके से 1500 करोड़ रुपए कमा लेंगे। कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं इस पर, ठीक है। दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ द कोमागाता मारू, ठीक है। तो ये मतलब एक मैंने रखा हुआ है जस्ट टू एक पिक्चर जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। तो ये लिखी हुई बुक है, हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द 6 चैलेंज टू द कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिटिक्स, तो ये उससे रिलेटेड है, आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, हमें ज्यादा देखना नहीं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और अब हम आगे देख लेते हैं कि हाँ वाकई में एक्चुअली इस पर मूवी बन जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हमारे अक्षय कुमार साहब जो है वो पेट्रियोटिक मूवी बनाते हैं, और वो बात अलग है कि इनकी जो नागरिकता है वो आपको देखने को मिलेगी। कहाँ की? कनाडा की, ठीक है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब होगा, ठीक है। तो हमारे देश में यही चलता है, ठीक है। आज़ादी और इन चीज़ों के मामले में क्या है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और वर्ल्ड वॉर कराया जाए। तो आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट शुड बी इम्पैक्टिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। भारतीय जो इतिहास है, भारतीय राजनीति है, उसको भी कहीं ना कहीं this impacted so deeply to the Punjabs and now the Kannada become the mini Punjab। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश जी। एंड आई थिंक मुझे जैसा याद आ रहा है सेकंड लैंग्वेज जो है, शायद सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है वहां पर। तुसी कितने जा रहा हो? बोले कितने, मैंने तो जो है वो आपका कनाडा जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स की। और पंजाबी जो लोग हैं वो यही चलता है, ये फ्लाइट कितने जा रही है? बोले कनाडा जा रही है। तो वो कनाडा को कनाडा नहीं कनाडा कहते हैं, ठीक है। तो वही आप समझ लीजिए, तो हर फ्लाइट जो है कनाडा ही जाती है वहां पर। तो वहां से आप देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छी जगह है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा जरूर, ठीक है। वहां पर
अब आप देख लीजिएंगे कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमारी फ्लाइट जो है कनाडा जा चुकी है, ठीक है, कनाडा से आ चुकी है वैसे कह सकते हैं। अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो वर्ल्ड वॉर का एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये रीजन क्या हो रहा है वो हम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में समझते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर इस तरीके से आप समझ लीजिए कि विश्व के जो कह सकते हैं कई देश जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है, और इसमें जो है एक तरफ ब्रिटेन होता है, ठीक है, और एक तरफ जो है आपका जर्मनी होता है, ठीक है, और इसकी वजह से ये एक जो है वर्ल्ड वॉर कहे जाते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर हमें इतना ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाना है क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। बट ये एक इम्पैक्ट हो रहा है वर्ल्ड इवेंट पर जो भारतीय राजनीति या भारतीय हिस्ट्री इतिहास को जो है प्रभावित कर रहा है। तो वी कैन से दैट कि दीज आर द ट्रू ग्रुप्स, ठीक है, जिनको हम ट्रिपल अलायंस के नाम से जानते हैं, जिसको त्रिगुट कह सकते हैं। ट्रिपल अलायंस दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द that means they are involved in the Germany, Austria and Italy. These are the three countries they are involving in this त्रिगुट, है ना, ये त्रिगुट में इन्वॉल्व होते हैं। और एक ग्रुप होता है मित्र देश जिसको हम कह सकते हैं ट्रिपल इंटेंट, फ्रेंच शब्द है आई थिंक, ठीक है। तो ये यहां से आप समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पर फ्रांस है, रशिया है और ब्रिटेन जो है वो इसकी तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल दीज दैट मीन्स, ठीक है, ओवरऑल दीज टू ग्रुप्स आर गोइंग टू फाइट, और ये लोग जो है अपने अपने लिए लड़ेंगे, ठीक है। किस लिए लड़ेंगे आपको पता ही है, जमीन के लिए लड़ेंगे, ठीक है, अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे, यही सब चीजें चलता रहता है, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप्स बन जाते हैं। थोड़ा सा इनको आप देखेंगे, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड जो है वो 1870 में शुरू हो जाता है, और 1870 में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बैटल मिलेगा, दैट मीन्स वो जिसमें जर्मनी और फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलते हैं। और इसमें जर्मनी के एक व्यक्ति का नाम भी आता है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं। और ये अलायंस जो है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे इस पिक्चर में, ठीक है। तो जर्मनी क्या करता है, ठीक है, 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपना ट्रीटी कर लेता है, ठीक है, इटली के साथ ट्रीटी कर लेता है। एक ऑटोमन एम्पायर, ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो आपका टर्की, ध्यान देना, ठीक है, जो टर्की आपको देखने को मिलेगा वहां से रिलेटेड है। आगे चलकर ये होगा कि ऑटोमन एम्पायर दैट मीन जो टर्की है वो क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, इसी को लेकर एक लड़ाई होगी और इसी से रिलेटेड होते हैं आपके बॉल्कन वॉर्स, ठीक है। तो ऐसे भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। इस ऑटोमन, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर है, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एम्पायर जो है वो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं उस पर उससे रिलेटेड भी बैटल आपको देखने को मिलेंगे, वॉर देखने को मिलेंगे। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, लेकिन बराबर बटेगा ये गारंटी नहीं है, और इसी को लेकर बैटल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मोटे तौर पर ये कहानी आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी एंड द ऑटोमन एम्पायर्स, ठीक है, एंड बुल्गारिया, दैट इज द कंट्रीज, दीज आर द ग्रुप्स दैट इज रिलेटेड टू द ए ग्रुप्स, है ना, ए ग्रुप से रिलेटेड है। एंड द अदर पार्ट ऑफ द बैटल, वो उसमें आप देखेंगे फ्रांस है, ब्रिटेन है और रशिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये दो ग्रुप्स बन चुके हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर जब लड़ाई होती है शुरुआत, ठीक है, मतलब हम देखेंगे, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। और एक मैप से और ये समझ लीजिए कि ये है आपका दैट मीन्स ट्रिपल इंटेंट, ठीक है, और ट्रिपल अलायंस। ये मैप से भी आप समझ सकते हैं, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ठीक है, ये रशिया है, ठीक है, और ये जर्मनी है, ठीक है, यहाँ बल्गारिया वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, कंट्रीज, इटली वगैरह। तो ये मोटे तौर पर ये दो ग्रुप्स में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पूरा यूरोप इसमें इन्वॉल्व होता है। पूरा जब यूरोप इन्वॉल्व होगा, ब्रिटेन भी बाद में आ जाएगा, अमेरिका भी बाद में आएंगे, ठीक है, और ब्रिटेन का कनेक्शन जो होगा, अब क्या हो रहा है कि ब्रिटेन इज गोइंग टू डिक्लेयर, ठीक है, ध्यान देना, ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या बोलती है, बोला इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस वॉर, ठीक है। अब भारत जो यहाँ पर मैप में नहीं दिख रहा है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अरे ऐसे कैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और इसी को लेकर भारत में सिचुएशंस कुछ अच्छी नहीं होंगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम देखेंगे, द ब्रिटेन इज गोइंग टू इंक्लूड इंडिया, और इंडिया क्योंकि उसकी कॉलोनी होती है और वो घोषित कर देते हैं कि भैया हम भी जो है इसमें शामिल है, ठीक है। ऐसी ऐसी घोषणा ब्रिटेन के द्वारा कर दी जाती है। अब यहाँ पर कांग्रेस क्या कहती है, ठीक है, कांग्रेस बोलती है अच्छा ऐसा है, ठीक है, आइला आजादी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि उनको लगता है दैट मीन्स, ठीक है, कांग्रेस अपने जो एफर्ट्स हैं वो इसमें ब्रिटेन की ओर लगा देती है। दैट मीन्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद जो है उन्हें आजादी
आजादी मिल जाएगी, उन्हें जो उनका स्वशासन जो है वो मिल जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट जो है मिल जाएगा। लेकिन कब? आफ्टर द वॉर। आइला आजादी मिलेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस तरीके से कहती, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू द सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स। वो इस युद्ध में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करने वाले हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस मदद कर रही है और कांग्रेस जो है अपना रुख इसलिए मदद कर रही है क्योंकि उनको आजादी मिलेगी, स्वशासन मिल जाएगा। दैट मीन्स ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशंस मिल जाएगा। हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशंस का मतलब है दैट मीन्स ठीक है, दैट वी आर डिमांडिंग, हम डिमांड यही तो कर रहे थे, पॉलिटिकल राइट्स। डू रिमेंबर, हमने देखा था फर्स्ट फेज, ठीक है, और फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा था? हमने देखा था आपके जो मॉडरेट्स हैं वो डिमांड यही तो कर रहे हैं, विधायिका में भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना। ठीक है, वी आर डिमांडिंग द पॉलिटिकल राइट्स फॉर द इंडियंस, और ये रिप्रेजेंटेशंस यहां दे दिया जाएगा, ऐसा इनका सोचना है, ऐसा इनका मानना है। और इस तरीके से आपको पता चलता है क्या। लेकिन ऐसी आजादी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये तो एक इतना बड़ा झूठ है जो आपको भी पता है कि आजादी मिलने वाली नहीं है। वो 10,000 रुपए की कहानी आपको याद होनी चाहिए कि वो 10,000 अभी भी नहीं आए हैं, तो आजादी भी जो है वो इतनी बड़ी होगी। दैट मीन्स ये झूठ इतना बड़ा होगा, जैसे अच्छे दिन आ गए हैं वैसे ही कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे दिन एक्चुअली में नहीं आए, इतना बड़ा झूठ आपको बोला गया है और आप देखेंगे कि एक जुमला साबित हुआ, और इस तरीके से ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक छलावा दे दिया जाता है और ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो बैकग्राउंड में चलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसे सपोर्ट कर रही है, ये सिचुएशन हमने देख ली है। अब यहां पर जो है कुछ खास चीजें और देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक चीज और देखने को मिलेगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका धुर विरोधी था मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग जो है कहीं ना कहीं ये नजदीक आना शुरू हो जाएगा। ये फिर से मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब ये कौन है? ये छाता वाले हैं, और इसके अंतर्गत कौन है? एक्सट्रीमिस्ट हैं, और इसके अंदर कौन है? मॉडरेट्स हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग जो रेनकोट वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और रेनकोट वाला पे आप कह सकते हैं ये रेनकोट खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो ये रेनकोट वाला भी क्या करेगा? इससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। और ये डैमेज क्या है? ये डैमेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही होगा। ध्यान देना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना ही जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को नजदीक ला रही है, और ये नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं वो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी तो आप जरा मुस्कुरा दीजिएगा। ठीक है, अब होता यह है कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन एक ग्रुप में है और इसके अगेंस्ट में है आपको ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर जो है उसका हेड है टर्की का, दैट मीन सुल्तान। ठीक है, और ये टर्की का जो सुल्तान है वो है आपका खलीफा। ठीक है, खलीफा याद करिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, खलीफा मतलब दैट मीन्स, ठीक है, खलीफा इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी। और दिल्ली सल्तनत में हमने बखूबी यहां से क्या है, दैट मीन्स लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है, वहां से मतलब रिलीज करवाया है। हमने ये देखा है कि वहां के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान जो हैं वो वहां से एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन लेते हैं, और खलीफा एक सबसे प्रमुख व्यक्ति है इस्लामिक कम्युनिटी का। ठीक है, जो इस्लाम के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर खलीफा को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपैक्टेड करने वाली है, प्रभावित करने वाली। तो तुर्की का जो सुल्तान है वाज द खलीफा ऑफ द इस्लाम, मीन द रिलीजियस हेड ऑफ द ऑल मुस्लिम इन द वर्ल्ड। अब कहीं भी मुस्लिम वर्ग की जो भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आहत होंगी यदि आपने खलीफा को कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं किया तो। और इसको कौन कर रहा है? ब्रिटिश कर रहा है। और ब्रिटिश कौन है? ब्रिटिश वही हैं जिनसे हमने कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और 1906 में हमने एक रेनकोट वाला कंपनी की स्टेबलाइजमेंट की थी, और रेनकोट वाले जो हैं दे आर गोइंग टू हर्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, ये टर्की के रिप्रेजेंटेटिव मतलब खलीफा को इंपैक्ट करने की जब कोशिश करेगी तो ये रेनकोट वाला के रेनकोट में छेद हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। और रेनकोट वाला क्या है, अपने आंसू या कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने जाएगा किसके पास? पानी गिर रहा है, डिगे, और ये छाता जो है उस छाते वाले के पास आएगा। तो दिस इज द इंसिडेंट जब हम देखते हैं कि दो लोगों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये दो लोग वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, दो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको किस तरीके से हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि छाता इसलिए मैं कह रहा हूं, दैट मीन्स ये अम्ब्रेला मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अम्ब्रेला के अंतर्गत कई विचारधारा के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, मॉडरेट्स भी हैं, वो गन और बंदूक वाले भी हैं, वो बाइकआउट वाले, बंदूक वाले सब हैं, और यहां पर रेनकोट वाला भी आने का देखने को मिलेगा। तो वी आर जस्ट क्लोज टू द इंसिडेंट दैट इज द 1916, और जिसे हम कहेंगे लखनऊ पैक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, आप देखेंगे तुर्की के हेड को जो है कहीं ना कहीं द ब्रिटिश डिड नॉट हेल्प टर्की, और इस दौरान ब्रिटिश जो है वो टर्की की मदद नहीं करता। टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर मतलब द खलीफा, जिसके कारण मुस्लिम्स वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव या मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो रहे हैं। तुम हमसे नाराज हो गए हो, अब हम तुमसे ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है मुस्लिम लीग जो है नाराज हो रही है, और इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिली। लेकिन ये ब्रेकअप जो है वो कहीं ना कहीं जो है नजदीकियों में कन्वर्ट होगा, और वो नजदीकियां आपको लखनऊ में लेके चली जाएंगी। लखनऊ के हजरतगंज, ठीक है, हजरतगंज वहां पर, यदि आप लखनऊ से थोड़ा सा फेमस हैं तो हजरतगंज बहुत ही फेमस जगह है वहां का, ठीक है, दैट इज कह सकते हैं कि वहां का कैनॉट प्लेस है, ठीक है, आप कह सकते हैं। जैसे आपको कई कंट्रीज में, सॉरी कई देश में, सॉरी कई शहरों में वहां की कुछ मुख्य जगह होती हैं, तो वहां से आप समझ लीजिए। और लखनऊ की जो आबो हवा में हम देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग मिलेंगे। तो लखनऊ पैक्ट इज वेरी वेरी फेमस। इस दौरान दो खास मेजर इवेंट्स हम देखने मिलेंगे। एक तो हम देखने को मिलेगा कि हमें सबसे पहले जो है वो दो लोग मिल जाएंगे। अब ये वो दो लोग कौन हैं? वो लोग जो हैं जो कांग्रेस में अलग हो गए थे, और हमारा जो छाता जो इसमें हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स देखे थे, वो दोनों लोग भी मिल जाएंगे। अब मोटे तौर पर इसको कैसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि 1907 में सूरत के कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है, और उस दौरान हमने देखा था जूता चप्पल अंडे वंडे सब आपको देखने को मिले थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए थे, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट के लीडर जो है, देखो आपके लाल वाल पाल, ठीक है, याद है, ठीक है, लाला लाजपत राय जो स्टडी के लिए चले जाते हैं, बोला थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई में ही सब कुछ ज्ञान है, ठीक है। पाल साहब जो हैं वो आपके देखने को मिलते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, वीआरएस, ठीक है, क्यों भाई अब क्या रुलाएगा मुझे, याद करिए आपको, ठीक है, तो वो भाई जो है रोने के चक्कर में जो है वो आपका वीआरएस ले लेते हैं। पाल साहब जो आपके बाल साहब हैं, तिलक साहब, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको देशद्रोह के आधार पर या देशद्रोह के चार्ज पे जो है जेल में डाल दिया जाता है, और जेल के दौरान वो कविता लिखते हैं, गीता रहस्य, ठीक है, कविता नहीं एक्चुअली बुक लिखते हैं। 1908 में की घटना होती है, और उनको 6 साल की कैद हो जाती है। 1914 में वो इंडिया वापस आ चुके हैं, मतलब 1914 के आसपास जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ जो है बाल गंगाधर तिलक जो है अपना काम शुरू कर रहे हैं, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो लगातार जो है वो स्वराज, अब यहां पर स्वराज की मांग नहीं करेंगे एक्चुअली वो, ठीक है, और यहां पर जो है मोटे तौर पर जो है ये अपनी डिमांड जारी रखेंगे। हालांकि ये स्वराज ना होकर ये अब क्या हो जाएगा, होम रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और होम रूल मतलब स्वशासन, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस इनके इसमें सिनारियो में देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो उनका जो संबंध है, कनेक्शन, वो हम देखेंगे आपकी एनी बेसेंटा, ठीक है, एनी बेसेंटा दैट मींस एनी बेसेंट, दैट मींस जिनको हमने देखा था थियोसॉफिकल सोसाइटी से, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये एक रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। इनके बैकग्राउंड्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट एपिसोड, मतलब प्रीवियस एपिसोड्स में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा या आइडियोलॉजी को समझने के लिए आयरलैंड से इंडिया आती हैं, दैट मींस ये आपकी आयरिश लेडी होती हैं, और ये वो स्वशासन या होम रूल वाला कंसेप्ट जो है, जो ब्रिटेन में मिला था, सॉरी आयरलैंड में मिला था, उसी को लेकर इंडिया में भी अपनी आइडियोलॉजी बताने की कोशिश करते हैं। एंड बाल गंगाधर तिलक जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, एंड दे आर दैट मींस, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के ये आइडियोलॉजीज के तहत जो है वो नजदीक आते हैं, और ये स्वशासन की ही जो आइडियोलॉजी है होम रूल की, वो आगे देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से दैट मींस विद द सपोर्ट ऑफ द एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा एक चीज और है कि मतलब इनका अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एनी बेसेंट के फलस्वरूप और बाल गंगाधर तिलक की जो आइडियोलॉजी है या कंसेप्ट है, उन सब चीजों के तहत, ठीक है, और इसके बाद भी है रियलाइज हो जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, इन दोनों का लक्ष्य क्या है, इन दोनों का लक्ष्य स्वराज ही है, या आजादी है, या हमारा फ्रीडम है, ठीक है। वो 10,000 रुपए जो मैंने आपको बताए थे वो अभी हमें लेने हैं, हमें ब्रिटिश से लेने हैं, आजादी हमें लेनी। तो इनको रियलाइज होता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, और ये दोस्ती एनी बेसेंट के माध्यम से हो रही
रही है और इस तरीके से इनकी एंट्री भी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखने को मिलेगी। एंड ही वाज दैट मींस शी वाज दैट मींस इन्फ्लुएंस्ड बाय द होम रूल मूवमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू द आयरलैंड। तो आयरलैंड में एक मूवमेंट चल रहा है, स्वशासन, अंग्रेजों ने वहां पर स्वशासन दिया है, होम रूल दिया है, वैसा ही कंसेप्ट जो है वो इंडिया में लेना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, जब अपनी बात कहती हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाल गंगाधर तिलक जो है उनके बीच में ये दोस्ती कराने में इनका रोल आता है। तो ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स आर गोइंग टू रियलाइज लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से दोस्ती हो जाती है। तो इस तरीके से जो विभाजित कांग्रेस है वो एकजुट हो जाती है। मतलब मैं ऐसा कहूं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है वो अब दोस्त हो चुके हैं। ऑलराइट, इस तरीके से लखनऊ पैक्ट में हम देखेंगे कि ना केवल आपकी कांग्रेस और लीग मिल रहे हैं, बल्कि वो लोग भी मिल रहे हैं जो पीछे जो है जूता चप्पल की वजह से बाहर हो गए थे। अब देखेंगे द बोथ मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट रियलाइज दैट द स्प्लिट हैड लीड द पॉलिटिकल इनएक्टिविटीज। उनको भी महसूस हो चुका है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रहा है और वास्तव में यदि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारा पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाएगा। और पीछे आप देख सकते हैं 1908 के बाद ये घटनाएं क्लियर आपको समझ में आती। तो दैट वाज द रीजंस बिहाइंड दैट मींस दिस काइंड ऑफ द दोस्ती। ये जो फ्रेंडशिप आपको देखने को मिल रही है उसका कारण ये है कि उनको भी समझ में आ चुका है कि लड़ाई में कुछ नहीं। हाँ, हमारा तरीका अलग हो सकता है, हमारी बात अलग हो सकती है, लेकिन हम जा तो एक ही उद्देश्य के लिए रहे। दूसरा हम देखते हैं द मुस्लिम कांग्रेस, ठीक है, उनकी नजदीकियां आपको साथ में देखने को मिलेंगी। और ये छाता वाला और ये आपका रेनकोट वाला दोनों मिल जाते हैं। और ये जो इंसिडेंट है या जो घटना है इसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौता। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको समझाया। तो 1916 की यह घटना जो है, अब देखिए खास बात यह है कि 1916 की इस घटना में जो है वो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या सेपरेट इलेक्टोरल, डू यू रिमेंबर सेपरेट इलेक्टोरल जो हमारा 1909 में आया था, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको स्वीकार कर लेगी? यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस कंसेप्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, 1916 का ये कंसेप्ट जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरल, और जो आगे चलकर 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का कारण बन जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरल की कहानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 में स्वीकार नहीं करती तो शायद भारत जो है एक होता। हमारे पास भी जो है आज की डेट में 3 वर्ल्ड कप होते, ठीक है, और हॉकी के 2 वर्ल्ड कप होते। तो मेरी बात आप लोग समझ चुके होंगे, मतलब भारत का विभाजन नहीं होता। एक कंसेप्ट हम समझ सकते हैं, बाकी संभावनाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। और यूपीएससी इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि भारत के विभाजन का कारण जो है वो कहां की घटना से जुड़ा है, तो ये घटना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। दिस इज द सिचुएशंस व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दीज टू, दैट मींस कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वो भी मिल रहे हैं, और दूसरा हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब लखनऊ तो देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इस तरीके से हम क्या आ रहे हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ द रिमार्क। ठीक है, ये एक लैंडमार्क के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ए काइंड ऑफ द थ्योरी दैट शुड बी द हिंदू एंड मुस्लिम्स कम्युनिटीज आर गोइंग टुगेदर, दैट मींस वो यूनाइटेड हो रहे हैं, और यूनाइटेड होंगे तो हम देखेंगे हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो नजदीक आ जाएंगे। आगे चलकर मैं आपको एक और चीज को जोड़ना चाहूंगा कि हिंदू और मुस्लिम जब यहां यूनाइटेड हो रहे हैं, आगे चलकर हमारे एक लीडर आएंगे, हमारे कप्तान आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, जिनको मैं इतिहास में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में देखता हूं। और मोहनदास करमचंद गांधी वहां पर दैट मींस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, और उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के दौरान हमारा एक खलीफा मूवमेंट भी चलेगा, खिलाफत मूवमेंट भी चलेगा, और उसमें ये मुस्लिम और हिंदू को जो है मिलाकर बढ़िया बखूबी से एक खिचड़ी बनाएंगे। ठीक है, मतलब खिचड़ी समझ चुके होंगे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, दाल और चावल। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो थोड़ा सा कनेक्शन जोड़िएगा यहाँ पर, और इस तरीके से हम देखेंगे। तो लखनऊ समझौते के तहत हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग और ये साथ में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो थोड़े थोड़े कारणों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 to 1। एक तो हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो है जो युद्ध है हो रहा है, और युद्ध में जो है ब्रिटेन जो है मदद नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं बाल्कन कंट्रीज और इटली के साथ जो युद्ध हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स वर्ग है वो नाराज है। ओवरऑल एक लाइन में कहें, द मुस्लिम्स कम्युनिटीज आर वेरी वेरी दैट मींस एंग्री। ठीक है, दैट मींस वो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से उनकी मदद ना करने की वजह से वो नाराज है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को आपने ऐसे कैसे मदद करने से इनकार कर दिया? रिलीजन के नाम पर तो लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। याद करिए वो लड्डू
लड्डू की कहानी, जब तिलक ने सब लोगों को बुलाया था राष्ट्रवाद के नाम पर, कोई नहीं आया था, लेकिन जैसे ही बोला कि हम धर्म के नाम पर आपको एक लड्डू देंगे, सब लोग आ गए थे और सब लोग जो है इकट्ठे हो गए थे। तो याद करिए, ठीक है, तो बस वही कहानी है, मुस्लिम वर्ग यूनाइटेड हो गया और थोड़ा सा इस्लाम में आपको कट्टरता भी देखने को मिलती, वो आपको पता ही है। इसके अलावा 1911 में क्या हो चुका था, विभाजन रद्द भी हो चुका था, डू यू रिमेंबर, ठीक है, और हमने देखा था बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। ये इसकी वजह से भी कुछ मुस्लिम वर्ग नाराज थे जो इस विभाजन को अच्छा मानते थे। सम ऑफ द पीपल्स आर दैट मींस रियलाइज दिस जो कह सकते हैं सेपरेशन, जो आपका जो सेपरेशन आपने जो कैंसिल कर दिया है उससे हम नाराज हैं, और ये मुस्लिम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से दूर होकर किसी और के पास जा रहा है। तो ये है कहानी रेनकोट वाले की, और ये है कहानी आपके एक छाता वाले की, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं, ठीक है, एक मोहब्बत की बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये मोहब्बत आगे क्या गुल खिलाएगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और कुछ कारणों को देख लेते हैं। द रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू सेट अप ए यूनिवर्सिटी ऑफ द अलीगढ़ विश्वविद्यालय, आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वहां से सर सैयद अहमद खान, डू यू रिमेंबर सर सैयद अहमद खान, ठीक है, और ये जो हैं वो एक आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये एक यूनिवर्सिटी की स्टेबलाइजमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके द्वारा इसमें सहयोग नहीं किया जाता। बाद में ये फिर क्या करते हैं, चंदा करते हैं और चंदा से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं, ये है आपका कारण जिसकी वजह से। इसके अलावा हम देखेंगे कि यंगर लीग मेंबर्स वर टर्निंग टू द बोल्डर्स नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, ठीक है, युवा लीग के सदस्य साहसी राष्ट्रवादी राजनीति की ओर रुख कर रहे थे। अब आप देख लीजिए कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है आ रहा है, तो युवा तो आपको पता ही है, ठीक है, युवा वर्ग जो है वो उसकी विचारधारा जो है वो पिछले वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा या डिफरेंट होती है। वो कहीं ना कहीं उग्र या जोश में रहता है, उसकी रफ्तार बहुत तेज है, और वो एक दैट मींस एग्रेसिव पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं, और उसके तहत उनको रियलाइज होता है कि भाई कांग्रेस और हमारा भी उद्देश्य क्या है, सेम है। एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मोमेंट्स व्हेन वी आर दैट मींस, ठीक है, कि ये जो कांग्रेस और जो आपकी मुस्लिम लीग है वो साथ में आने की कोशिश करेगी। ऑल दीज आर द रीजंस, ठीक है। इस तरीके से हम यहां देखेंगे कि दोनों का गोल है कि स्वशासन, कांग्रेस के समान लक्ष्य, दैट मींस, ठीक है, मोटे तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग दोनों का उपदेश क्या है, स्वशासन, और स्वशासन को लेकर ही हमें दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। इस तरीके से ये कारण है कि लोग जो है या कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, दैट मींस छोटे मुसलमान युद्ध के दौरान सरकारी दमन से नाराज होते हैं, ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिंग्स अमाउंट द यंग पार्टीज, और यंग पार्टी बन रही हैं, कुछ नए लीडर्स आ रहे हैं, और इस सब तरीके से क्या हो रहा है कि कुछ सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से ये लोग नजदीक आ रहे हैं। अब कांग्रेस का पक्ष क्या होगा, दैट मींस द कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। जब लीग सरकार के समक्ष कांग्रेस के सामने संयुक्त संविधानों की मांग को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गई, तो यहां पर हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू एक्सेप्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस चीज को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, जो आगे चलकर उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है, मतलब 1947 में। तो कांग्रेस इज ऑल्सो दैट मींस एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ द सिस्टम्स, कि जो सेपरेट इलेक्ट्रॉल जो हम देखते हैं, अंग्रेजों ने एक अपना ट्रम्प कार्ड यहां पर खेला था, वो हमें यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद ज्वाइंट डिमांड ऑफ द लखनऊ पैक्ट्स रखा जाता है कि भैया कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग की एक ज्वाइंट डिमांड होगी, और वो ज्वाइंट डिमांड ये होगी कि कहीं ना कहीं क्या है कि हमें अब स्वशासन की ओर जाना होगा। इस पर थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ये क्या होगा, स्वशासन की ओर जाएंगे, ठीक है। ज्वाइंट डिमांड का एक डिक्लेरेशन घोषित किया जाएगा, और यहां पर हम देखेंगे कि वो दोनों साथ काम करने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। The government should be declared that would be that means a self governments on the Indians to the early date। जहां तक हो सके, जितना हो सके, आपको हमें स्वशासन दे देना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट ज्वाइंट डिमांड के तहत हम देखेंगे। that the legislative council should be further expanded with the elective majority and the member power given to them, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो काउंसिल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं मेजोरिटी का रोल आपका होना चाहिए, और इस तरीके से ये डिमांड रखने की कोशिश कर रहे हैं।
हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी द इंडियंस। मतलब जो आपकी वायसराय है उसकी जो कैबिनेट होती है या उसकी मंत्री परिषद होती है, उस मंत्री परिषद में कम से कम 1/2 या कह सकते हैं 50% लोग जो हैं वो कहां से आने चाहिए, वो आने चाहिए आपके इंडियंस लोग होने चाहिए। तो दे आर डिमांडिंग। अब देखिए सिचुएशन ऐसी देखने को मिल रही है, वायसराय है और वायसराय की एक काउंसिल है और काउंसिल में अभी क्या है, अभी आप देखेंगे ब्रिटिशर्स है, ऐसा समझ लीजिए। आगे चलकर ब्रिटिशर्स, अब अभी देखिए इसमें कोई इंडियंस नहीं, हम ऐसा समझ लेते हैं। एंड इंडियन आर गोइंग टू डिमांड कि भैया कम से कम जो है आपके जो है 50% तो आप जो है इंडियंस आप लो, हमारे यहां से लो, क्योंकि ये तो हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का मामला है और हमारे देश के लोग ही इसमें शामिल नहीं है। आगे चलकर जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तक आते आते तक सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी और ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये कहेंगे इंडियंस लोगों को कि हम सब आपको इंडियंस बना देते हैं, सारे के सारे इंडियंस होंगे आपकी ब्रिटिश काउंसिल्स में, केवल एक को छोड़कर, और वो होगा हमारा कौन, दैट मीन्स द हेड ऑफ द, दैट मीन्स जो आपका आर्मी का एक्सपर्ट होगा या आर्मी का हेड होगा। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिली। अभी हम डिमांड कर रहे हैं कि इंडियंस लोगों को ले लो और आगे ब्रिटिशर्स ये कहेंगे कि पूरे के पूरे इंडियंस ले आए बस एक को छोड़कर। तो ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी और ये है हिस्ट्री कितने जल्दी से चेंज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी नहीं होगा, दैट मींस इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, अभी हम देखिए 1916 के आसपास हैं और 1939 तक आते आते ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, जितना आपको कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो आपको ये पॉइंट आ रहा है समझ में, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं होम रूल लीग की। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको ये बताया बैकग्राउंड में सिचुएशंस क्या देखने को मिल रही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है 1916 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1916 के आसपास ही हम जब देखते हैं कि एनी बेसेंट का रोल जो है वो आपका ज्यादा बढ़ जाता है और एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी करती हैं। शी वाज द फर्स्ट लेडी हु इज गोइंग टू, दैट मींस दैट जो अध्यक्षता करती हैं, पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है इस तरीके से इस सेशन की अध्यक्षता करती हैं, ये हमने देखा। तो एनी बेसेंट का ही कंसेप्ट है आपका होम रूल, ठीक है। और इस होम रूल में जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपका ये मूवमेंट शामिल होगा और इसमें बाल गंगाधर तिलक जो है वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती बोला आप देख लेते हैं। लेकिन बाद में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं। इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो होम रूल लीग मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक एंड द एनी बेसेंट्स, ठीक है। दीज आर द टू लीजेंड्स, ठीक है, बिहाइंड दिस एचआर मूवमेंट। तो ये एचआर मूवमेंट 1916 के आसपास देखने को मिलता है और ये लोग अपना एरियाज को डिवाइड कर लेते हैं और उस एरिया को डिवाइड करने के बाद अपना कैंपेन चलाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, अपनी तरीकों के माध्यम से एरिया बांट देते हैं। द टर्म्स वाज बोरोड फ्रॉम ए सिमिलर मूवमेंट्स इन द आयरलैंड। जैसा मैंने आपको पीछे अभी बताया कि एक आयरलैंड में एक मूवमेंट हो रहा है जहां ब्रिटिश सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्रयास किए थे। तो इंडियंस जो हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट हैं, दे आर ट्राई टू अचीव द सेल्फ रूल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, क्योंकि कनाडा जो है वो भी क्या है, आपकी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। ऐसा ही होम रूल जो है वो मांग कर रहे हैं कौन, आपके एनी बेसेंट और उनके साथ हैं तिलक। तो इस तरीके से ये होम रूल मांगने की बात की जा रही है। मतलब आप भारतीयों को कम से कम आप रिप्रेजेंटेशंस तो दीजिए, भारतीय लोगों को आप जितना रिप्रेजेंटेशंस देंगे दैट मींस ठीक है उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा स्वशासन हो जाएगा। अभी हमें दैट मींस ठीक है इस तरीके से अभी देखो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलेगा 1929 के आसपास, तब तक के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। The half of the members viceroy executive should be the Indians view after the nearly the painful reparations। ये सॉरी ये थोड़ा ऊपर नीचे आ गया है, ओके ये थोड़ा इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको
अब देखिए ये शब्द जो मीनिंग आ रहा है उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हम कह सकते हैं कि इंडियंस लोगों को कहीं ना कहीं रूल करने का मौका दिया जाए। ठीक है, ये कह सकते हैं सोवर्स नहीं होंगे, दैट मीन्स ठीक है जो सोवर्निटी हम देखते हैं कि संप्रभुता वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप हमें दे दीजिए आर्म, दैट मीन्स ठीक है हम कहीं ना कहीं आपके अंडर में ही शासन करना चाहते हैं, कम से कम वहां पे आप स्टेयरिंग तो दीजिए। ऐसा ये मीनिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा और ये सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी 1916 में। दे आर डिमांडिंग, और इसमें लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों को ज्यादा बड़ा माहौल बनाने के लिए क्या करते हैं, एरिया को डिवाइड कर लेते हैं। और तिलक ने अपनी लीग जो है वो 1916 में स्थापित की, और इस तरीके से क्या कह सकते हैं उनके जो क्षेत्र होंगे महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बेरार पार्ट आपको याद होना चाहिए, दैट मींस ठीक है एमपी और जो आपका महाराष्ट्र वाला सेक्शन है सीपी दैट इज वी कैन से दैट मध्य प्रदेश को कनेक्ट कर लीजिए, और कर्नाटक तो आपको पता ही होना चाहिए। इन सेक्शंस पर ये अपनी लीग को स्थापित करते हैं और अपनी लीग के द्वारा मांग करते हैं, दैट मींस ठीक है हमें कहीं ना कहीं जो है स्वराज दीजिए, लेकिन स्वराज कैसा होना चाहिए, स्वशासन वाला स्वराज होना चाहिए। ठीक है, दैट मींस ठीक है वो वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है, दैट मींस लिंग्विस्टिक स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, भाषा के आधार पर आप डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो ये कुछ इनकी डिमांड होती है, ध्यान दीजिएगा, दीज आर द डिमांड्स दे आर डिमांडिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करने की कोशिश करें। क्या आपको देखने को मिल रहा है कि ये पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो आपको 1929 में देखने को मिलेगा, जब हमें कहेंगे कि भैया हमें पूरी आजादी दे दो, ब्रिटिश आप जाओ बस्ता बंद करके घर जाओ। ठीक है, कहां? इंग्लैंड चले जाओ, हम इंडियंस देख लेंगे इसको। अभी ये कह रहे हैं कि आप यहीं रहो, लेकिन आप हमें कम से कम क्या कह सकते हैं, स्टीयरिंग दे दीजिए। आपकी गाड़ी होगी, ब्रिटेन की गाड़ी है, लेकिन स्टीयरिंग किसके हाथ में होनी चाहिए? इंडियंस के हाथ में होनी चाहिए। ये ऐसा वाला आपका डिमांड कर रहे हैं होम रूल के तहत। ठीक है, कम से कम आप हमें घर चलाने की इजाजत तो दीजिए। और हमारे घर में क्या है? आटा। ठीक है, हमारे घर में क्या है? नमक। ये हमारे घर में क्या? मिर्ची। दैट मीन्स ठीक है वो हमारे आधार पर होना चाहिए। दैट मीन्स हमारी भाषा हिंदी भाषा होनी चाहिए। हमारे भाषा के आधार पर आप सिस्टमों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, तभी तो ज्यादा हम थोड़ा बहुत गुड गवर्नेंस देने की कोशिश मतलब गुड गवर्नेंस मिल पाएगा लोगों को। तो इस तरीके की डिमांड्स, इस तरीके की मांगे इनके द्वारा रखी जाती हैं। और ये मांगे अपने किस न्यूज़पेपर के माध्यम से रखते हैं? वो न्यूज़पेपर है उनका मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो लैंग्वेजेस, ये न्यूज़पेपर है, इसी के चक्कर में जो है इनको 1900 हमने देखा था कि दैट मीन्स कि जब आपका जो आपकी चापेकर ब्रदर्स जो है वो एक आपके पूना के एक ऑफिसर्स को मार देते हैं, तो ये इन्हीं की वजह से होता है आपका। ठीक है, बाद में इनको कह सकते हैं राजद्रोह का जो आरोप लगाया जाता है, तो ये इन्हीं न्यूज़पेपर में उल्टा लिखने के चक्कर में जो है इनको जेल में डाल दिया जाता है, मांडले जेल। ठीक है, वहां से कनेक्ट करिएगा। ठीक है, इसी के तहत हम देखेंगे कि होम रूल लीग के तहत बेसेंट भी जो है, एनी बेसेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना एक सिस्टम स्टेबलाइज करती हैं और लीग स्थापित करती हैं, और सितंबर 1916 में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड शी इज गोइंग टू कवर द मैड्रास। ठीक है, कवर द रेस्ट ऑफ द इंडियाज, मतलब जो भाग जो इन्होंने छोड़ा था, दैट मीन्स तिलक साहब, उसके अलावा ये वाले भाग में देखने को मिलती। तो मद्रास, शेष भारत, ठीक है, इसमें ये अपना काम करती हैं। क्या ये भी अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से बात करती हैं? ठीक है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि इनके न्यूज़पेपर के नाम है कॉमनवेल, ठीक है, और न्यू इंडिया। कॉमनवेल और न्यू इंडिया जो है वो इनके न्यूज़पेपर होते हैं, और इनके माध्यम से जो है वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट्स टू होम रूल्स। ठीक है, एंड होम रूल मतलब हमने देख लिया। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें इनके सहयोगी होते हैं जॉर्ज अरुंडेल और वाडिया, वी.डब्ल्यू. वाडिया एंड रामा स्वामी अय्यर। ये इनके कुछ सहयोगी होते हैं, कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा वो वहां पर आप याद रख लीजिएगा। मतलब वी.डब्ल्यू. वाडिया इज रिलेटेड टू द विच मूवमेंट थी, तो कहीं ना कहीं कहां से रिलेटेड हैं, अरुंडेल जो है वो कहां से रिलेटेड हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना होगा। तो दीज आर द पर्संस, दे आर इन्वॉल्विंग टू द होम रूल, और होम रूल से ये संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे चलकर क्या होता है, होम रूल की बात में हम देखते हैं कि जब ये अपने पीक पर पहुंच जाता है, कि आप देखेंगे कि एनी बेसेंट अपना काम कर रही हैं, तिलक महाराज अपना काम कर रहे हैं, और ये तिलक महाराज साहब जो है अपना जब काम करेंगे, ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है वो अपने पीक पर पहुंच जाएगा। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर इज गोइंग टू डिसाइड, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है, व्हाई शुड नॉट बी ज्वाइन दिस काइंड ऑफ द सिनारियो। और बाद में हम देखते हैं कि इस
मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी आपके शामिल हो जाते हैं। लाला लाजपत राय, डू यू रिमेंबर, जो पढ़ने के लिए चले गए थे वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर इसमें कूद जाते हैं, ठीक है, वो हमने देखने को मिलेगा, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, दैट मींस आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहां पर दोस्ती हो चुकी है और इस तरीके की सिचुएशन। मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, दैट मींस महामना, ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और वो यहां पर आपके ज्वाइन हो जाते हैं। चितरंजन दास, सी आर दास, ठीक है, जो आगे चलकर अभी एक पार्टी बनाएंगे, ठीक है, हमारे अरविंद केजरीवाल है ऐसा आप समझ लीजिए, बट अभी थोड़ा सा देख लीजिए अभी। एंड भुलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, दीज आर द लीजेंड्स, दे आर आल्सो ज्वाइनिंग द दिस होम रूल लीग मूवमेंट। लेकिन अंग्रेज क्या करने वाले हैं, जब होम रूल लीग अपने पीक पर पहुंचता है, ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं भाई, डंडा चलाते हैं और डंडा यहां भी चलेगा। लीडर को पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब एनी पेशेंट वगैरह, ठीक है, जो मेन सीधी सी बात है। और लीडर्स को यहां पर जो है जब आपका बंद कर दिया जाएगा तो मूवमेंट भी चला जाएगा। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर एक लॉलीपॉप भी आपको देखने को मिलेगी। अंग्रेज जो हैं वो एक आश्वासन दे देंगे कि हम आपको आजादी देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सिचुएशंस देखने को मिल रही है। एंड होम रूल लीग मूवमेंट इज गोइंग टू दैट मींस स्टेबलाइज बाय दीज टू पर्संस, ठीक है। तो ये लोग जो हैं वो भी आपके शामिल हो जाते हैं और इस तरीके से ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जब मूवमेंट चल रहा है, जब आप देख रहे हैं द पीपल आर गोइंग टू रियलाइज, ठीक है, इस तरीके से जब आप सिचुएशन देख रहे हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो एचआर मूवमेंट्स को खत्म करने की कोशिश भी कर रही है, इसी समय एक अगस्त डिक्लेरेशन घोषित किया जाता है जिसे हम 1917 में देखेंगे, ठीक है, जो हमारे 1919 के मार्लोमेंटो एक्ट में इसकी छवि देखने को मिलेगी। तो मूवमेंट के दौरान ये घोषणा कर दी जाती है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, पेट्रोल जो है आपका 50 रुपए मिल जाएगा। एंड द पीपल एंड द जनता, और जो कह सकते हैं वो रियलाइज करेंगे अच्छा ऐसा होने वाला है, ठीक है। जब लोगों को पता चलेगा कि भैया हाँ आजादी आजादी मिलने वाली है थोड़ी बहुत, तो वो मूवमेंट जो है अपने आप डाउन की ओर चला जाएगा, लीडर को पकड़ लिया जाएगा, एचआर मूवमेंट जो आपका है वो खत्म हो जाएगा और ये डिक्लेरेशन क्या है वो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। तो 20 अगस्त 1917 के समय की बात है। मॉन्टेग्यू, दैट इज द बेसिक कह सकते हैं द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स, जो इस समय भारत के सचिव हैं, मेड ए डिक्लेरेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में घोषणा कर देते हैं द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टुवर्ड द फ्यूचर पॉलिटिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। ब्रिटिश सरकार की नीति जो है इंग्लैंड की संसद में घोषणा कर देती है हम भारत के लिए कुछ सुधार लेकर आएंगे। क्या सुधार लेके आएंगे ऐसा कुछ बताया नहीं जाता है, बट यहां पर एक घोषणा जो की जाती है उससे लोगों को ये लगता है कि हाँ हमारी मांगे जो है मान ली गई, ठीक है। वही चीज है, हमें लगता है कि अच्छे दिन आ गए, एक्चुअली में आए नहीं है वो अच्छे दिन, आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। एक्चुअली आज वो पहले से भी बुरे दिन हो गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। और इस डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके अच्छे दिन लेके आएंगे, हम आपको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया की ओर डेवलप काम करेंगे। मतलब जो आप डिमांड कर रहे हो हम उसी की तरफ आपको लेकर चलेंगे, बट क्रमिक का मतलब है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये एक वादा कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज तो वादा ना तोड़, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज तो जो है वो कहीं ना कहीं वादा तो तोड़ने ही वाले हैं, ये तो आपको भी पता है। तो अंग्रेजों का ये वादा जो है वो भारतीय लोगों के लिए एक लॉलीपॉप टाइप से साबित होता है। और ये जैसे ही ये वादा बाहर आता है, एचआर मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने डाउन की ओर चला जाता है। और ये डाउन की ओर जब जाएगा उसी के साथ साथ हम देखते हैं लीडर्स को पकड़ लिया जाएगा, लीडर्स को खत्म कर दिया जाएगा, मतलब खत्म का मतलब है दैट मींस जेल में डाल दिया जाएगा और ये मूवमेंट यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एचआर मूवमेंट्स का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये एचआर मूवमेंट जो है आगे चलकर आपको दिखाई देगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है जो आपका रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये वादा जो 1917 में किया गया था, दैट मींस, ठीक है, वो आपकी उसकी छवि जो है 1919 में आपको दिखाई देगी, करेक्ट है। और 1919 में आपको दिखाई देगी। अभी बीजेपी गवर्नमेंट यही तो कहती है आपको, ठीक है, अभी अच्छे दिन आ रहे हैं, अभी 100 रुपए का पेट्रोल खरीदो, अब आपको जो है हम जो देंगे दैट मींस हम आपको नेपाल लेके आएंगे, ठीक है, हम आपको पीओके लेके जाएंगे, हम आपको, अरे वो सब छोड़ो, पहले तो 100 रुपए वाला पेट्रोल की बात करो ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली वैसा ही है जैसा आज की डेट में गवर्नमेंट जो है आपको कहती है, ठीक है, कि अभी आप 100 रुपए दीजिए, ठीक है, और राष्ट्रवाद के नाम पर आपको 100 रुपए में इतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। कि 60 साल या कह सकते हैं कि 50 साल कांग्रेस को दिए हैं आपने, तो आप जो है हमें भी 50 साल दीजिए ताकि हम भी जो है आपको, तो जैसे यदि कांग्रेस ने यदि, अरे भाई नयन तुमने तो 107 हो गया, ठीक है,
हाँ, मैं 100 रुपये से ज़्यादा इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली वास्तविक कीमत अभी पता नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब देख देख के दुखी होना है तो इसलिए मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है। और तो अभी आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वैसे ही इंडियन जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो लूटने की कोशिश कर रही है। तो आप 107 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवा सकते राष्ट्र के नाम पर, ये वैसे ही है, ठीक है। इसका फायदा आपको जो है भविष्य में मिलेगा, मतलब कब, 1919 में मिलेगा, ऐसा कहा गया है इस अधिनियम, इस घोषणा के द्वारा। तो मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1917 की जो लॉलीपॉप है वो 1919 में दिखाई देगी और ये 1919 में एमएम एक्ट आएगा। एंड यू नो ऑलरेडी दैट मींस इस एमएम एक्ट के द्वारा आपको चीजें पता होती हैं, ठीक है। अब यहां पर इंडिया, इसमें रिएक्शंस किस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी क्या करने वाली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस अधिनियम की जो है, अब इसमें देखेंगे द मॉडरेट्स वेलकम। मॉडरेट्स ने क्या किया, अब मॉडरेट्स तो देखिए, मॉडरेट्स की विचारधारा क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के माध्यम से, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से आजादी लेना, ठीक है। वो तो उनके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं, बोला यार ये तो तुमने लॉलीपॉप दे दी। दैट मींस एक्सट्रीमिस्ट वही लोग हैं जो समझ चुके हैं जो कि भैया ये तो क्या है कि 107 रुपए वास्तव में विकास के दिन नहीं है। एंड मॉडरेट जो भक्त लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, बोला हाँ 107 रुपए क्या दिक्कत है, मैं तो 150 रुपए भी दे दूंगा आपको राष्ट्रवाद के नाम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। दैट मींस, ठीक है, ये भक्त लोग जो हैं वो कांग्रेस को, जो बीजेपी, जो अंग्रेजों को अपना दोस्त मानते हैं, बोला कोई दिक्कत नहीं, हम 107 रुपए का पेट्रोल भी भरवा लेंगे। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो ये कहेंगे नहीं, ठीक है, दैट इज नॉट दैट मींस विकास के दिन, ये विकास के दिन बिल्कुल नहीं है, ये तो कह सकते हैं, ठीक है, हम इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है, और हम 107 रुपए का पेट्रोल नहीं डला सकते। वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज दिस सिस्टम, ठीक है। और इस तरीके से ये सिस्टम, ये घटना आपको देखने को मिलती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो ये है आपका मॉन्टेस्क्यू, आपका अगस्त डिक्लेरेशंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज ना होना, अगस्त घोषणा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ठीक अगस्त के नाम से, और ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं, और आज की सभा को समाप्त करते हैं 1917 की घोषणा के साथ, ठीक है। आने वाले दिनों में वी विल ऑब्जर्व महेंद्र सिंह धोनी, आने वाले दिनों में हमें महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिलेंगे। वो आ चुके हैं, वास्तव में 1915 में वो आ चुके हैं, और अभी हम 1917 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं, ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ द नेट प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप अभी आने वाला है, तो अभी क्रिकेटर जो है वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, हमारा मोहनदास करमचंद गांधी। तो लेट्स वेट फॉर दैट मींस द वर्ल्ड कप, ठीक है। थोड़ी देर वेट करिए उसके लिए, और फिर हम आगे चलकर इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस सभा को हम समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जबरदस्त रहें, मदमस्त रहें, और मुझे इजाजत दें। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू प्रीति जी फॉर योर विशेष, ठीक है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया मस्त रहें, मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। मेनी हार्ट, ओके, थैंक यू प्रीति जी, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, टेक केयर।